चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ एकदम क्लियर, ठीक है। और आज हम बड़े लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स को। आज हम कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाए, ठीक है। तो जो भी कहानी है, जो भी कंडीशंस है, जो भी टर्म्स हैं, उनसे मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल ऑल्सो, है ना। मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूं और दिखाई भी दे रहा हूं। एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग प्लीज लेट मी नो। एक काम करते हैं, पूरा फोकस फिलहाल यहां रखते हैं, ठीक। ओके, पूरा फोकस यहां रखते हैं। एक बार कंफर्म कर दो मुझे मैसेज के थ्रू, एवरीथिंग इज क्लियर, सुनाई और दिखाई दे रहा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऋषभ। कोई भी एक रिप्लाई कर दो यार, दैट विल बी फाइन। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थैंक यू। सो अगर मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज, मानकर चलो कि एक तार है, उस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उस तार की लेंथ L है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां है और वो यहां से चलकर यहां आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपने आप को यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है, ये एक सर्टेन टाइम t में करेगा। इसको कितना टाइम लगेगा? कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले क्रॉस सेक्शन से चलकर इस वाले क्रॉस सेक्शन तक जाएगा, तो उसको एक कुछ टाइम लगेगा t। तो मेरी करंट की डेफिनेशन हो जाएगी I बराबर Q अपॉन T, और जो वो Q है वो कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, E अपॉन T। हम चाहे तो माइनस साइन भी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव साइन, ठीक है। ये नेगेटिव साइन आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन है। अच्छा भाई, तो करंट की डेफिनेशन हो जाती है I बराबर Q अपॉन T, दैट I इज इक्वल्स टू माइनस के E अपॉन T। चलो भाई, यहां से अगर मैं टाइम निकाल लूं, दैट टाइम इज माइनस के E अपॉन I। दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत इतने में? सेकंड कॉन्सेप्ट देखो कि अगर मैं वेलोसिटी डिफाइन करता हूं यहां से यहां तक, यहां पर मान लो इनिशियली रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी u, तो फाइनली वो यहां से यहां तक चलने लगा, तो उसकी वेलोसिटी रही होगी v। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी मैंने ऑल एन एवरेज मान ली ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आप कल पढ़ चुके हैं। तो vd
किसी भी वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है अपॉन कितना टाइम लिया है। भाई उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की यहां से यहां तक जाने में, l, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड कितना टाइम लिया यहां से यहां तक जाने में, t। तो क्या आप ये दोनों बात एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं? करंट भी आपने उसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है और वेलोसिटी भी आपने उसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली है। तो अगर मैं यहां से टाइम निकालूं, then time बराबर L अपॉन Vd, then time is equals to L अपॉन Vd। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम है क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स के लिए यूज किए गए हैं। क्लियर? सेम टर्म्स के लिए यूज किए गए। अच्छा भाई, तो क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मुझे पता करने हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कितनी देर में आए, तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है माइनस का ई वाला, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा? सिंपली Q वाला, Q अपॉन T, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ड्रिफ्ट करेंगे। भाई एक की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी होती है, सबकी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं उन सबकी मीन यानी एवरेज वेलोसिटी ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। तो हमने सबके बारे में बात करनी है। अभी हमने एक का रेस्पॉन्स यानी एक का रेफरेंस लेकर आपको समझाया है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी फाइनल, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास दो नोटेशन आ गई जो कि टाइम वाइज इक्वल है, ये और ये टाइम वाइज दोनों कैसी हैं? इक्वल है, या फिर नहीं है तो मुझे करनी है। ठीक है, तो टाइम वाइज मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, और इक्वल करने पर मुझे क्या मिला? दैट इज Q अपॉन I शुड इक्वल टू L अपॉन Vd। ठीक है, Q अपॉन I शुड इक्वल टू L अपॉन Vd। अच्छा भाई, इतना सब करने के बाद अब मुझे ये बताओ कि Q कितना होता है। ठीक है, Q कितना होता है? Q होता है Ne। ठीक है, विजिबल है, Q होता है Ne। ओके, Q होता है Ne। N का मतलब भाई कल मैं पढ़ा चुका हूं, एक कैपिटल N टर्म है, एक स्मॉल n टर्म है। कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे अपने पास। N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वॉल्यूम, एंड स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितनी होती है भाई? वॉल्यूम बराबर होती है एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि जो शेप है वो कौन सा है? वो शेप है सिलेंडर, और सिलेंडर का एरिया दैट इज, मैं बता दूं, सिलेंडर का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर और लेंथ मतलब h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही तो होती है, पाई आर स्क्वायर h। तो आई होप कि मैंने आपको एक चीज समझा दी है। n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n का मतलब होगा नंबर डेंसिटी। इसको नंबर डेंसिटी टर्म बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। स्मॉल n का मतलब है नंबर डेंसिटी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n को बोलते हैं नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पर ये लिख देंगे तो हमारी नोटेशन कुछ अजीबोगरीब हो जाएगी। तो Q बराबर Ne, n को मैं लिख सकता हूं स्मॉल n इंटू वी, स्मॉल n इंटू वी, और v को मैं लिख सकता हूं a इंटू a। तो Q को मैं लिख सकता हूं NaLe। नेल याद रखने के लिए, चार्ज को याद रखना है तो चार्ज को याद रखने के लिए हम लिख लेंगे नेल। ठीक है, ओके, चार्ज को याद रखने के लिए हम लिख लेंगे नेल। तो Q बराबर नेल। तो मेरे जहां पर Q की नोटेशन है वहां पर मैं नेल लिख दूं। अब ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, इस फॉर्मूले में Q की जगह पर मैं ये इक्वेशन यूज कर देता हूं, तो मेरी इक्वेशन जो है वो बदल जाएगी, एंड दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है,
वो बदल जाएगी थोड़ी सी, और वो क्या हो जाएगी उसको देख ले। ओके, क्या हो जाएगी वो जरा देख ले। दैट Q की जगह पर स्मॉल n A L E, ये Q की जगह पर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाला Q जो यहां पर लिखा था, और उसके साथ VD का मल्टीप्लाई कर दिया, और I के साथ L का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, I के साथ L का मल्टीप्लाई कर दिया। L LHS में भी है, RHS में भी है, दोनों को कैंसिल कर दो, तो जो I है विल बी N A E V D, I बराबर N A E V D। आप याद रखने के लिए एक बार वापस याद कर लें, आप याद रखने के लिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन डेरिवेशन में भी आता है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी आता है। तो क्वेश्चन कैसे आपको डिफाइन करना है, कैसे आपको याद रखना है, तो भाई चार्ज की वैल्यू इन अ सिलेंडर या चार्ज की वैल्यू इन अ कंडक्टर होगी Q बराबर नेल, याद रखने के लिए Q बराबर नेल, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। और करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है उसको याद करने के लिए I बराबर नई NAE, ये हो गई नई, और ये हो गई VD, ठीक है, नई VD। अब भाई इससे ज्यादा टेक्निकल टर्म मेरे पास है नहीं, ये याद रह जाएंगे, आपके पास है नई VD, ठीक है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इजी, प्लीज मुझे कंफर्म कर दे एक बार कि ये बात आपको पता चल गई है। जो चार्ज होगा वो नेल होगा, और जो करंट होगा वो होगा नई VD, NAE VD। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट। ओके श्रमी, ओके यादव 172 एंड एवरीवन, चलिए चलिए चलिए, सो मूविंग अहेड, ठीक है। आज आपने एक टॉपिक किया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने के लिए हम इसको रिमाइंड करा देते हैं कि आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको दो चीजें हैं, यानी दो टेक्निकल टर्म यूज करने हैं, एक करंट की डेफिनेशन, एक वेलोसिटी की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन कहती है I बराबर Q अपॉन T, वेलोसिटी की डेफिनेशन कहती है V बराबर L अपॉन T, ठीक है। और फिर इनके टाइम के टर्म इक्वल करने हैं हमें, Q अपॉन I, L अपॉन V, ठीक है। तो Q अपॉन I को L अपॉन V के बराबर किया, Q की वैल्यू नेल होती है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि मैंने आपको तैयार करा दिया, इसके लिए कोई स्पेशल डेरिवेशन नहीं है। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू आर्यन या बाकी लोग भी जो भी बता रहे हैं मुझे कि नोट्स, भाई नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इजी है, मैं आपको दे रहा हूं, और आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि आपको तैयार करने के लिए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, पढ़ने के लिए बुक है, और नोट्स खुद बनाओ, खुद लिखो। और फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। नोट्स वो चीजें होती हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं, है ना। नोट्स वो नहीं है किसी की कॉपी कर लो, चलो, है ना। वैसे मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पर जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी।
श्रमी बेटा, श्रमी, मैं श्रमी से बात कर रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट है x, और ए से बी चलने में टाइम लगेगा t, ठीक है। श्रमी, अगर कोई व्यक्ति ए से बी जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है x और उसको टाइम लगता है t, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? श्रमी रिप्लाई प्लीज, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, श्रमी की एक डाउट है, उस डाउट को बता रहा हूं बेटा। कोई बात नहीं ऋषभ, वीडियो दोबारा देख लें। ओवरव्यू अभी दिया तो था। सौरभ, अभी तो समझाया ओवरव्यू, एक बार वीडियो दोबारा से चेक कर लेना है ना, दोबारा से वीडियो देख लेना एक बार एंट्रोपी कि क्या किया मैंने ओवरव्यू दिया था, अभी जस्ट दिया है, लिखा हुआ है सामने, ठीक है। रिपीट कर दे रहा हूं मैं फिर से, लेकिन मैं पहले श्रमी से आंसर जानना चाहूंगा। श्रमी बेटा, अगर आप ए से बी जाते हैं और ए से बी की डिस्प्लेसमेंट x है और टाइम t है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? प्लीज इस बात को नोटिस करें कि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा। इनके सबके अपने अपने सिंबल होते हैं। वॉल्यूम इज कैपिटल V, पोटेंशियल इज कैपिटल V। ये वॉल्यूम है, पोटेंशियल है, और ये वेलोसिटी है। तो भाई वेलोसिटी इज डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। पोटेंशियल और वॉल्यूम एक बार को सेम लिखे जाते हैं, लेकिन आपको जब चीज देखनी पड़ेगी, यानी आपको जब चीज मिलेगी तो आपको कंफर्म तो होगा कि ये क्या, किस बात के लिए बात कर रहे हो, क्या आप इसको पोटेंशियल लिख रहे हो या फिर वॉल्यूम लिख रहे हो, ठीक है। इसीलिए इसी नजरिए को चेंज करने के लिए हम वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं लिखने देते इक्वेशंस में, हम क्या लिखते हैं? A इंटू एल, दैट इज एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अगर ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है वो है h, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, दैट इज एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। इसलिए हम वॉल्यूम को v नहीं लिखते, a इंटू l लिखते हैं, हमारी जो कंडीशंस है वो गलत ना हो जाए, ठीक है। तो श्रमी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी a से b चलने की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज x अपॉन t, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर, अगर कंडक्टर की लेंथ l थी और चार्ज यहां से यहां तक जाते, तो उनकी जो वेलोसिटी हो जाती, दैट विल बी डिफाइंड एज लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है श्रमी, उनकी वेलोसिटी हो जाती लेंथ अपॉन टाइम। और बाकी एक बार वीडियो दोबारा देखें और फिर मुझसे बात करें कि समझ में आया या नहीं आया। सो आई एम मूविंग ऑन टू अगला टॉपिक। अगला टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। मूविंग ऑन टू अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। I hope Shrami left. Okay. This is yeah. Okay. चलिए ना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब समझना है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, मोबाइल मतलब मोशन, ठीक है। तो कितनी एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी मोबिलिटी आ जाती है, ये पता करना। अब भाई मोबिलिटी आती क्यों? एक कंटेनर यानी एक वायर, ठीक है, लेट अस अज्यूम अ वायर, ठीक है, ये कोई वायर, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले तो रैंडम कर रहे थे मोशन, कहीं नहीं जा रहे थे छोड़ के, लेकिन फिर वो मूव करना शुरू करते हैं इस एंड से उस एंड तक, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया से ट्रैवल करते हैं इधर से इधर तक। तो फिर इनके अंदर जो मोबिलिटी है वो आती क्यों है? कौन ऐसी कंडीशन है जो इनको इधर से उधर चलाता है? तो आपको पता है कि वो काम बैटरी करती है, ठीक है, वो काम बैटरी करती है, वो काम सोर्स ऑफ एनर्जी करती है। तो मैंने आपको ये बात कल क्लियर कर दी थी कि जो बैटरी है वो हमारी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो भाई बैटरी काम करेगी। अब बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर चलाएगी,
तो किसी भी कंडक्टर में अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, आपको बता दूं मैं कि बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं ट्रेवल कराती, बैटरी प्रोवाइड करती है एनर्जी। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में करती है, बैटरी प्रोवाइड करती है एनर्जी और उस एनर्जी की बेसिस पर यहां पर काम होते हैं। तो बैटरी क्या करती है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसको आपको प्लस बना देती है पूरे को, और इस पूरे को वो माइनस बना देती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये सब अलाइन होते हैं और ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल क्यों हुए, तो आंसर है बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं मानूं कि इतनी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन मोबाइल, इलेक्ट्रॉन क्यों चले इस तरफ से इस तरफ, बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का आप पता लगाएंगे तो उसके लिए आप सिंबल यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बराबर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, दैट इज ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो वेलोसिटी सेम थोड़ी रहेगी, वेलोसिटी बदलेगी, बढ़ेगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये बात हमें यहाँ पर देखने को सीखने को मिल रही है। ये है कॉन्सेप्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती। ठीक है, ये बात आपने शायद नोटिस नहीं की, मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं कल वाला। कल का फॉर्मूला था Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। तो जो E है वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यानी वेलोसिटी के साथ कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि मैग्नीट्यूड में कम होगा, ये माइनस साइन बता रहा है। या तो आप फील करें कि इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप फील करें कि जिस तरफ वो चल रहे हैं वो करंट के ऑपोजिट की डायरेक्शन है, ऑपोजिट की डायरेक्शन। तो माइनस साइन लगा हो या ना लगा हो, इट डजंट मैटर, ये बस ऑपोजिट साइन दिखा रहा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड वाइज कम नहीं दिखा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई सिंबल यूज करेंगे। आई होप कि सबको इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को बताने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, कोई सिंबल यूज करने वाले हैं। द सिंबल इज म्यू। क्या सिंबल है, म्यू, एंड म्यू डिफाइन इटसेल्फ एज Vd अपॉन E। ठीक है, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन यानी कि यूनिट बना लो, डेफिनेशन तो हो गई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन सुन लो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड इटसेल्फ एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हो उसकी बेसिस पर वो कितनी वेलोसिटी गेन करते हैं, उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मोबाइल, मोबाइल मतलब मोशन, चलने की एबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसकी यूनिट बना लेते हैं। भाई वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। चेंज कर लो, कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड, कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी यूनिट हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की। ठीक, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की यूनिट आप बना सकते हैं या किसी भी चीज की यूनिट आप बता सकते हैं। इसके लिए कोई टिपिकल रूल नहीं है कि इसकी यूनिट क्या होगी, कोई स्पेशल नाम है तो कोई स्पेशल यूनिट होनी चाहिए। भाई
यूनिट आप किसी भी चीज की बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपको समझ में आ गया है एंड वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्लर एक बीमारी है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है जरा देखें। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी, ठीक है। ध्यान से देखना है इस टॉपिक को। एक बहुत इजी सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी। चलिए सब ले ले आप लोग। ओके, क्या टॉपिक दिखाई दे रहा है? करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अपने नाम से डिफाइन कर रहा है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जे, ठीक है। पूरी फिजिक्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई चीज अभी तक आपको वेक्टर मिली है वो है करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका सिंबल है जे। प्लीज ध्यान से सुन लेना। करंट अकेली चीज है जो कि वेक्टर है, बाकी अभी तक जो कुछ भी पढ़ा आपने सब की सब स्केलर थे। यानी इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ स्केलर ही होता है, क्योंकि इटसेल्फ चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती, इटसेल्फ करंट की डायरेक्शन नहीं होती, तो उससे बनने वाली किसी भी चीज की डायरेक्शन नहीं होती। तो यहां पर स्पेशल टर्म आया करंट डेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बात मैं आपको बता रहा हूं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, दैट इज I अपॉन A। तो करंट डेंसिटी का मतलब है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मतलब अगर कोई वायर है, इस वायर के इस यूनिट सेक्शन से जिसका एरिया A है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज करंट डेंसिटी, दैट इज I अपॉन A, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको बता दूं कि ये वेक्टर कैसे है। I itself is a scalar quantity, ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें टेंसर क्वांटिटी। लेकिन जब I के साथ L लग जाए मल्टीप्लाई में, I के साथ A लग जाए मल्टीप्लाई में, I के साथ L लग जाए डिवाइड में, I के साथ A लग जाए डिवाइड में, ठीक है, तो किसी भी टर्म को आप वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको लेंथ मिलेगी पार्टिकुलर, तो फिर ये लेंथ है L। अब इसमें करंट या तो इधर से इधर जाएगा या फिर उधर से इधर आएगा, तो करंट की डायरेक्शन डिफाइंड है इन अ पार्टिकुलर लेंथ, इसलिए ये चीज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब यही चीज कि करंट या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बाहर जा रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अंदर आ रहे होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को छोड़ के बाहर जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अंदर आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए करंट की डायरेक्शन जो होगी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, या तो बाहर जाती हुई या फिर अंदर आती हुई। और इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज I इंटू ए का या I इंटू एल का
या I अपॉन A का या I अपॉन L का, ये सब के सब अपने आप को पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं एंड वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो कराते हैं। और जो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो कराएंगे तो आप स्पेशली इनको क्या बोल देंगे, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप कि मैंने आपको टर्म समझा दिया है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन, वेक्टर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। One more time, repeating one more time, please make it clear. ठीक है, करंट डेंसिटी अकेली चीज अभी तक जो आपने पढ़ी इन इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका सिंबल J है, इसकी मैथमेटिकल नोटेशन I अपॉन A है और इसकी डेफिनेशन है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो इसके लिए मैंने एक कंडक्टर बनाया और मैंने इस कंडक्टर में ये डिफाइन किया कि कितना करंट इस पार्टिकुलर एरिया से फ्लो कर रहा है। ये बात आप नोटिस कर लें, ठीक है, कितना करंट इस पार्टिकुलर एरिया से फ्लो कर रहा है। तो या तो करंट बाहर जा रहा होगा या करंट अंदर आ रहा होगा। बाहर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन बाहर की हो गई, अंदर आएगा तो उसकी डायरेक्शन अंदर की हो गई। तो चाहे I A का प्रोडक्ट हो, चाहे I और L का प्रोडक्ट हो, चाहे I A का कोशेंट हो और चाहे I और L का कोशेंट हो, तो ये वेक्टर के अलजेब्रा को, वेक्टर की मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया is a vector quantity, the product of current and length is a vector quantity, the product of I upon A is a vector quantity, the product of I upon L is a vector quantity। ठीक है, ये सारी चीजें वेक्टर नोटेशन होती हैं। कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मैथमेटिकली वो I अपॉन A होती है। करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी डिफाइन इटसेल्फ एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। भाई कितना करंट इस एरिया से पार जा रहा है ये बताना है आपको, तो उसके लिए मैथमेटिक्स लिखोगे I अपॉन A। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, करंट की यूनिट है एम्पियर और एरिया की है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। आई होप यू गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ओके, मूविंग अहेड, अगले टॉपिक पर चलते हैं। तुम वापस वहीं आ जाते हैं जहां थे। चलिए भाई, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी ब्लर तो नहीं है, अभी भी ब्लर है। अभी भी ब्लर है भाई, यार ऐसे मत करा करो। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। मे भी नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ऐसे कोई वो बड़ी बात नहीं है कि नेटवर्क इश्यू नहीं होते, नेटवर्क इश्यू होते। हो सकता है कभी हमारे पास हो सकता है कभी तुम्हारे पास हो। चलिए, आपको कुछ टर्म्स मिले, उन टर्म्स से एक बार दोबारा मिल लेते हैं और देखते हैं कि समझ में आए या नहीं आए।
कल हमने एक डेरिवेशन की थी जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने निकाला था, दैट विल बी फाउंड एज कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m, दैट m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ। ठीक है, आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर थे। Vd represents drift velocity, minus sign represents they are moving opposite to the current, E is charge on electron, capital E is electric field applied, m is the mass of electron and tau is the average relaxation time। ठीक है, ये सारे शब्द आपको मैंने कल बताए, जिसको नहीं पता वो वीडियो देखे। चलिए भाई, आज मैंने आपको एक टर्म बताया कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर n a e vd, नई vd। ठीक है, तीसरी बात मैंने बताई, जो Q होता है वो होता है n a l e, Q बराबर नेल। ठीक है, Vd की नोटेशन ये हो गई, करंट की नोटेशन ये हो गई, Q की नोटेशन ये हो गई। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी हो जाती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये 5 काम आपने पिछले 2-3 दिनों में, यानी पिछले 2 दिनों में, कल और आज किए। आई होप कि ये दोनों, ये 5 काम आपको अच्छे से आ गए होंगे। आपके न्यूमेरिकल हो या आपके रिलेशन हो, वो इन्हीं से बनते हैं। तो अभी मैं आपको कहां पर लेकर जाऊंगा, रिलेशंस पे, और फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, आज मैं कुछ काम दूंगा आपको करने के लिए, वो काम आप करेंगे। उससे पहले इसको सीख लें कि इसमें करना क्या होगा आपको। इसमें आपको रिलेशंस बनाने, रिलेशन कैसे बनाने, तो उसके लिए कुछ बातें और जाननी, जैसे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर V अपॉन L। ठीक है, याद रखें टर्म्स। जब आप नोट्स में लिखें, प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखें, पॉज करें, जो मैं टर्म बोलूं उस टर्म के बेसिस पर हेडिंग डालें, और फिर उसके बाद उस चीज को लिखें, फिर हेडिंग डालें, उस चीज को लिखें, और उसके बाद इनको मेमोराइज करें, याद करें, है ना। तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ हो गया। ठीक, स्टिल ब्रदर, कोई बात नहीं, सुनो, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सिर्फ सुनो। E is equals to V upon L, that is potential gradient. V is equals to IR, that is Ohm's law. Factors affecting resistance R बराबर rho L upon A, R बराबर rho L upon A। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस G is a reciprocal of resistance R। Conductance G is a reciprocal of resistance R। Conductivity sigma is a reciprocal of resistivity rho। Conductivity sigma is a reciprocal of resistivity rho। ठीक है, आई होप कि मैंने सारे टर्म्स आपको बता दिए हैं। अब इनमें से ही आपको रिलेशन बनाने होते हैं। ठीक है, इनमें से ही आपको रिलेशन बनाने होते हैं। अब आपको ये सारे टर्म्स एक जगह नोट कर लेने हैं, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, यानी कुछ तरीके, कुछ चीजें करा रहा हूं आपको, और ये आपके एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर तक देती हैं। तो उसके लिए आप रेडी हो जाए, मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं आपको अभी। ठीक है, सारे टॉपिक्स यानी सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे कर लूं। इन सबको पढ़ने के बाद आपको जो 2 बातें अपने ध्यान में रखनी है, फॉर्मूले तो सारे रटे होने चाहिए, पहली बात है वो एक अलग बात है। तो जो 2 बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, द ओनली
थिंग दैट इज वेक्टर, ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी में वो अकेली चीज जो कि वेक्टर है वो कौन है? करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। द ओनली थिंग दैट इज वेक्टर क्वांटिटी इज अ करंट डेंसिटी। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया आपके पास, तो एक स्पेशल तरीके से याद कर लो। करंट डेंसिटी एक अकेली चीज है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि कहीं पर उसी फॉर्मूले में माइनस साइन लगा है, कहीं पर उसी फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं लगा है, तो क्या उससे आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत होने वाली है? आंसर है नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। रीजन क्या है कि माइनस साइन आइदर आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को दे लें, यानी इलेक्ट्रॉन मान लें उसको, या फिर बता दें कि जिस तरफ करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव साइन लगा हुआ है हमारे नोटेशन में। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। द ओनली थिंग विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी। द ओनली थिंग विच डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ नेगेटिव साइन, आइदर द डायरेक्शन इज ऑपोजिट और इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। उसके मैग्नीट्यूड पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना है वो उतना ही रहेगा और कोई वैल्यू का चेंज नहीं आएंगे उसकी वजह से, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अब आपके पास ये बात क्लियर है कि अगर कहीं पर इक्वेशन लिखी है और उसमें लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर माइनस ई अपॉन एम इनटू टाउ, तो ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है ई अपॉन एम इनटू टाउ तो भी ठीक है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ले लिया उस बात का और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उल्टे चल रहे थे इसलिए माइनस साइन लेते हैं, ना लगाओ तो आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं रिलेशंस के, रिलेशन पूछे जाते हैं। अब रिलेशन पूछा गया, रिलेशन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन current density and conductivity. What is the relation between current density and conductivity? Please ध्यान से देखें, सारे टर्म्स आपको पता हो, ठीक है, सारे टर्म्स आपको पता हो और फिर उनके पे रिलेशन कैसे निकालते हैं जरा उन पर आते हैं। तो जैसे ही टर्म आए मेरे पास, करंट डेंसिटी मैंने सिंबल रिकॉल किया, सिंबल आया J, कंडक्टिविटी सिंबल आया सिग्मा, तो मुझे J और सिग्मा के बीच में रिलेशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है। मैं बता दूं कि आप कोई भी रिलेशन निकालना चाहो, सबसे बढ़िया चीज है ओम्स लॉ, ठीक है। किसी भी रिलेशन को डिराइव करना हो सबसे इफेक्टिव चीज है ओम्स लॉ, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। वैसे इन फॉर्मूलों में से ही रिलेशन आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं अभी यहां पर, J और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन है ये निकालने वाला हूं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ओम्स लॉ की हेल्प ली। वी टुक द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर IR, ठीक है। ओम्स लॉ की हेल्प ली, V बराबर IR, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब V को V रखा, ठीक है, V को V रखा, I को I रखा, R को उसके फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, R बराबर रो L अपॉन A, तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। कोई दिक्कत? इसको L को इसके नीचे ले आए तो ये हो गया V अपॉन L। I के नीचे A रख दिया तो I एंड A क्या बन जाता है? J। V अपॉन L क्या बन जाता है? E। और ये रो मल्टीप्लाई में था, यहां डिवाइड में ले आए, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन रो होगा तो सिग्मा मिल जाएगा, तो फिर J बराबर सिग्मा E इज द रिलेशन। करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी,
ठीक है, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। चेक करो बेटा, मैंने करा दिया आपको डेरिवेशन, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हो गई। भाई अभी आप पहली बार कर रहे हो इसलिए सीखना तो पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे जब 2-3-4 प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक कराया है मैंने, और भी आगे धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक, अगला आप करेंगे खुद। आई होप कि कंटेंट समझ में आ गया कि कैसा है। इजी सा कंटेंट है, तैयार करना है आपको अच्छे से। एक और रिलेशन ले लेते हैं। एक और रिलेशन ले लेते हैं। ओके, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। चलिए, हमसे किसी ने बोल दिया रेजिस्टिविटी रो और रिलैक्सेशन टाइम टाउ। क्वेश्चन कहता है तुमसे रेजिस्टिविटी रो एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ के बीच में रिलेशन निकालो। तो भाई मुझे तो पता है रिलैक्सेशन टाइम कितनी जगह आता है, सिर्फ एक जगह। वो कौन सी जगह है? वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन। ठीक है, E अपॉन m इंटू टाउ, उसके अलावा टाउ कहीं भी यूज में नहीं आए। ठीक है, और रेजिस्टिविटी कौन दे सकता है? रेजिस्टिविटी मुझे दे सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, है ना, उसी में मिलेगा मुझे रो। तो मेरे को अगेन क्या ओम्स लॉ यूज करना है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ में I भी आएगा, R भी आएगा। अगर I आएगी तो VD आएगी, क्योंकि I के साथ VD रिलेटेड है, और अगर R आएगा तो रो आएगा। तो मुझे पता है कि ये दोनों टर्म ओम्स लॉ में मिल रहे। तो मैंने एक अल्टीमेट आपको बात दे दी है कि अगर आपको कोई भी रिलेशन निकालना हो, आप ओम्स लॉ की हेल्प ले लें। तो अगेन मैंने ओम्स लॉ की हेल्प ली, तो V बराबर IR ओम्स लॉ। ठीक है, चेक करो जरा, V बराबर IR। चलिए, जब V इक्वल्स टू IR है तो फिर मुझे करंट से पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी लानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से टाउ लाना है, R से रो लाना है। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, तो V को V रखता हूं, I को क्या लिखा मैंने? स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल e VD इनटू R को क्या लिखा? रो L अपॉन A। देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो। अब VD से बात की तो V को अकेला कर दिया N A E, VD की बात की E कैपिटल E अपॉन M E इंटू टाउ, दैट इज इक्वल इनटू में रो L अपॉन A। कोई कंफ्यूजन चेक करो। ठीक है, अब इसको जरा सेट कर लेते हैं। ये रो है, ये अलग चीज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है E, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं। तो V N A E स्क्वायर कैपिटल E अपॉन M E इंटू रो L। A से A कट गया, ये वाला A और ये वाला A कट जाएगा, तो इस L को N रो L E स्क्वायर अपॉन M E इंटू टाउ। मैं क्या करता हूं, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, या इसको नोटेशन में चेंज कर देता हूं। तो V की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? EL, पोटेंशियल ग्रेडियंट से V इज इक्वल्स टू EL बराबर N रो L E स्क्वायर E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू। तो L से L, E से E चला जाएगा, Me यहां आ जाएगा, अपॉन N E स्क्वायर टाउ बराबर रो।
तो रो बराबर me/n/e² टाउ। चेक करो, और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो me दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। अगर मैं देखूं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इनवर्सली डिपेंड कर रही है मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप कि सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। प्लीज बेटा बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से देना, ध्यान से देखना। ठीक है, और यहीं पर खत्म करूंगा मैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली डिपेंड करती है ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इनवर्सली डिपेंड करती है ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर उनका कॉलिजन रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ये जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, और टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी टकराने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है। प्लीज ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखें। यहां से क्वेश्चन पूछने आते हैं आपके पास, अगर रेजिस्टिविटी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली डिपेंडेंट है, मतलब डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि अगर रिलैक्सेशन टाइम कम कर दिया, बढ़ा दिया जाए, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा दिया, यानी कि टकराने का जो रेट है, टकराने का जो टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि पहले मान लो 1 सेकंड में टकरा रही थी, अब 3 सेकंड में टकरा रही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से 3 सेकंड बाद टकराएगा तो टाउ की वैल्यू बढ़ गई, और जब टाउ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर रेजिस्टिविटी कैसे हो जाएगी, कम। यानी कि रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम। टाउ के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम, तो करंट कैसा, ज्यादा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट कैन यू से इफ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करंट, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ा दिया जाए तो करंट पर क्या असर पड़ेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को कम कर दिया जाए तो करंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको डील करना है, और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट से ये बात समझ में आती है। आई होप कि जितने लोग भी बचे हैं उन लोगों को ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए, और मैंने बहुत कोशिश करके ये आपको समझा पाए हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी, इसके बाद की क्लास बाद में लेंगे, है ना, कल लेंगे। तो अगर कोई देख रहा है या फिर फोन चलाकर भूल गए हो कि फोन बंद भी करना होता है तो अलग बात है। नो वन इज रिप्लाइंग, इट मीन्स रिया का रिप्लाई आया, ओके। सुमित का रिप्लाई आया, विशाल, रिचा, चलिए 4 लोगों का रिप्लाई आया, बहुत है 4 लोग। सौरभ भी, ओके सौरभ, 5 लोग। ठीक है भाई, नोट्स तैयार करो, टॉपिक खत्म है, अब कल मिलेंगे। ठीक है, ओके यादव जी, बाय। ओके आशी बेटा।